वेलकम बैक नाज़रीन, मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, अब जो नए सेगमेंट का आगाज़ करने जा रही हूँ वो थोड़ा सा ऐसा सेगमेंट है जिससे हम तमाम लोग जो है वो अमूमन फेस कर रहे होते हैं, और वो क्या चीज़ है वो मैं आपसे कुछ देर बाद आपको बताऊँगी कि जिस तरीके से हम लोग देख रहे होते हैं कि अमूमन ज़िंदगी के अंदर कभी भी हम घर बनाने का सोच रहे होते हैं, घर लेने का सोच रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ फेस आती हैं, क्योंकि ब्रोकर के पास जाना, फिर उससे डीलिंग करना, उसके बाद फिर खुद से रिसर्च करना, और फिर हमें ऐसे लोग यहाँ पर टकराते हैं कि बहुत सारी जगहों पर जब हम जाते हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जब इन हो जाते हैं मार्केट के अंदर तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ फेस आती हैं, और ऐसे में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं, और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग बहुत सारी मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ एक्सपीरियंस आज शेयर करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है वो है शब्बीर अहमद साहब, जो कि होस्ट भी हैं कराची टाइम्स के और एक बिल्डर भी हैं, साहिल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, और इस्तांबुल टावर भी इनका है। तो इनसे ज़रा इनका एक्सपीरियंस जानेंगे कि बीइंग अ बिल्डर किस तरीके से तमाम चीज़ों को फेस कर रहे होते हैं, और साथ ही साथ लोगों के फीडबैक्स किस तरीके से आ रहे होते हैं। शब्बीर साहब, पहले तो आपको वेलकम करूंगी शो के अंदर। सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि जिस तरीके से हम देख रहे होते हैं शब्बीर साहब के बहुत सारे बिल्डर लाइन से लग चुके हैं, हर एक नया प्रोजेक्ट जो है मार्केट में लॉन्च हो रहा है, और उसके अंदर हर किसी के पास दीगर कैटेगरीज हैं, दीगर वैरायटीज़ हैं, जिसकी वजह से आवाम बड़ी जो है ना कन्फ्यूज़ हो जाती है कि किस पर ट्रस्ट किया जाए और किस पर ट्रस्ट ना किया जाए। क्या कहेंगे? देखें, इस वक्त बुनियादी ज़रूरत जो हमारी आवाम की है वो है रोटी, कपड़ा और मकान, और वो हमेशा रही है, वो हमेशा रहेगी। आदमी को खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा और रहने के लिए मकान, ये ज़रूरत ऐसी है कि इससे निकल नहीं सकता आदमी, ये तो उसको चाहिए, ठीक है ना। अब आगे आते हैं कि प्रॉपर्टी के हवाले से बहुत से ऐसे कम आमदनी वाले लोग होते हैं जिनका बजट बहुत कम होता है, जिनके पास पैसे बहुत कलील होते हैं। तो कम बजट वाले, कम पैसे वालों को जो है ना, ऐसी सोसाइटियां हैं जो कुछ ऐसे हैं कि जो जिनका जहन ही ऐसा होता है कि हम किसी के साथ फ्रॉड करें, तो वो लोग, उनको कहीं मकान नहीं मिलता, उनको कहीं सही सस्ती प्रॉपर्टी नहीं मिलती, वो इनके जाल में जल्दी फंस जाते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि इस वक्त कोई भी सोसाइटी लॉन्च करता है, वो सोसाइटी की ज़मीन उसको फ्री मिली हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिली हो, सिर्फ उसको नाम पे कराने पे और उसको ज़मीन को ज़मीन कराने पे उसको पर प्लॉट घर में 5 लाख रुपए का पड़ता है। अच्छा। अगर वो ज़मीन परचेस करता है, ठीक है, उसकी कॉस्ट 10 लाख रुपए पे आती है, और वो कैश की डीलिंग में। हर बिल्डर पूरी पेमेंट नहीं लगाता, हाफ लगाता है, 25% लगाता है, बाकी मार्केट से पैसा उठाता है, ठीक है। बहुत से बिल्डर ऐसे होते हैं कि जो पूरी ज़मीन को ख़रीदते हैं, अपने नाम पे NOCs निकालते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद उसको सेल आउट करना शुरू करते हैं। अब इस वक्त कराची में ये हाल है कि आप अगर फ्री की ज़मीन लो, सिर्फ उसको नाम पे कराने के, वो ज़मीन को ज़मीन करने के लिए 5 लाख रुपए में घर में प्लॉट पड़ता है, तो वो प्लॉट 4 लाख का कैसे बेच सकता है? अच्छा। 3-4 लाख के जो प्लॉट मिलते हैं, ये कैसे वो जो है ना उसको उसकी जेब। अक्सर औकात क्या होता है कि बिल्डर, अगर बहुत से बिल्डर इस तरह भी करते हैं कि 100 प्लॉट एक सोसाइटी के अंदर है तो 200 बेच देते हैं, बाद में कैंसलेशन के आते हैं तो फिर एडजस्टमेंट करते रहते हैं। तो मतलब फाइल 200 मेंटेन होती हैं और होते वहाँ पे जगह ऐसा भी होता है 100 जगह, क्योंकि कम जहाँ रेट में मिलता है वहाँ ये भी मसाइल आते हैं, और बहुत से बिल्डर चीज़ों को पूरा नहीं कर पाते, नीयतन साफ होते हैं कि नहीं हमें देना है, लेकिन पहला तजर्बा होता है तो वो उस चीज़ को कंप्लीट नहीं कर सकते, तो भी वो डिफ़ॉल्टर हो जाते हैं। तो आवाम को ये सोचना चाहिए कि जब कोई चीज़ सस्ती लेने जा रहे हैं तो वो सस्ती क्यों है, और वेरिफिकेशन करें, इदारों से वेरिफिकेशन करें कि आइए इसके पास NOC फॉर सेल है कि नहीं है, जिस आदमी से हम ज़मीन ले रहे हैं वो डॉक्यूमेंट उसके नाम पे है नहीं है। अब होता ये है कि आप गए रियल एस्टेट एजेंट में या मार्केटिंग के पास गए, हमें ये प्लॉट चाहिए, और किसी कस्टमर ने उसे कहा कि भाई आप हमें डॉक्यूमेंट दिखाएं कि किसके नाम पे क्या है, तो वो दिखाते ही नहीं, वो बोलते हैं आपको लेना है ले, नहीं लेना है नहीं ले। बिल्कुल ऐसा। तो ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए, ये इंस्ट्रक्शन हमें गवर्नमेंट दे कि भाई आप कोई भी चीज़ बेचते हैं तो आपके पास हर क्लाइंट के लिए डॉक्यूमेंट्स आपके मौजूद हों। ठीक है, लेकिन शब्बीर भाई, मैंने बहुत सारी चीज़ों में ऐसा भी देखा, बहुत सारी सिचुएशन पे ऐसा भी देखा कि लोगों के पास पूरे डॉक्यूमेंट्स मौजूद होते हैं उस प्लॉट के या उस घर के, लेकिन बाद में वो घर किसी और का निकलता है, वो प्लॉट किसी और का निकलता है, या तो वो लीज नहीं होता। तो ये क्या इश्यूज होते हैं? देखिए, बसा होगा तो ऐसा होता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको फ्रॉड करना होता है, वो कहते ये हैं कि एक पार्टी को अपना प्लॉट बेचा, उससे सेल एग्रीमेंट किया,
उससे 50% पेमेंट उठाई और उसे कहा कि 50% हम आपको नाम पे कराने के बाद आप दे देना। अच्छा। फिर वही सौदा किसी और से किया, फिर आगे किसी और से किया, फिर आगे किसी और से किया। एक आदमी होता है जिसके नाम पे डॉक्यूमेंट्स होता है, फिर उसमें कब्जे होते हैं, और ये सारी चीज़ें इसी वजह से होती हैं। अच्छा, मतलब एक फाइल के ऊपर वो 10 फाइल भी बना सकते हैं और वो 10 फाइलों के पैसे भी ले लेते हैं लोगों से, और किसी को पता ही नहीं होता कि घर किसका है। जो प्लॉट की फाइल है ना, हम इस वक्त जोर क्यों दे रहे हैं कि बिल्डर फाइल ना हो, गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन फाइल हो। अच्छा। इसीलिए हो कि ये नॉर्मल जो बिल्डर फाइलें होती हैं, ये फाइलें मार्केट से भी 2 नंबर बन सकती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बन सकती। ये सब काम हो सकता है, लेकिन जो बिल्डर का ऑफिस होता है वो उसको वेरीफाई करता है कि ये फाइल हमारी ओरिजिनल है या नहीं है। तो ऐसी नौबत ही क्यों है? सही, जैसे कि आपने कहा कि ऐसी नौबत ही क्यों ना आए, लेकिन बहुत शबीर भाई इस पे भी एक पॉइंट रेस होता है कि बहुत सारे लोग, जैसे कि मैंने प्रोग्राम्स किए और मैंने वहाँ पर लोगों का एक्सपीरियंस जाना, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि हम जिस प्रोजेक्ट, बड़ा माना जाना प्रोजेक्ट था, और वहाँ पर हम गए और वहाँ पर जाके हमने बुकिंग कराई, बुकिंग करा के जो डाउन पेमेंट थी वो भी हमने काफ़ी बड़ी तादाद में अदा की, और उसके बाद आज तक उन बिल्डर्स के ऊपर केसेस चल रहे कोर्ट के अंदर, उन ज़मीनों के ऊपर केसेस चल रहे कोर्ट के अंदर, यानी जिन्होंने बुकिंग कराई उनका पैसा भी डूब गया और जो लेना चाह रहे थे वो लोग भी परेशानी का शिकार हो गए। देखिए, ये बात तो अब गवर्नमेंट जो है ये करती जा रही है कि अपडेटों को जो है ना कंप्यूटराइज कर रही है, लेकिन ये सिस्टम बहुत स्लो चल रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। मैंने पहले भी प्रोग्राम में कहा था कि आपका अगर 200 रुपये का बिल बिजली का घर में जो आता है वो 2 नंबर नहीं बन सकता है, क्योंकि टोटल सिस्टम कंप्यूटराइज है। तो प्रॉपर्टी जहाँ अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है उसको क्यों ऐसे बेहाल किया हुआ है? ये अगर वेरिफिकेशन का सिस्टम अच्छा होगा, कंप्यूटराइज होगा, तो ये फ्रॉड नहीं होंगे। अब बिल्डर भी बसा औकात ऐसा होता है कि बिल्डर को भी कोई फाइल दे जाता है, वेरिफिकेशन भी करता है, इदारे भी वेरिफिकेशन करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बैक पे एक दावेदार भी खड़ा होता है। वो कहता है कि भाई ये तो ज़मीन मेरे से एग्रीमेंट थी, जाली एग्रीमेंट, ये वो सारी चीज़ें चलती हैं। तो ये निज़ाम जब तक सही नहीं हो सकता, जब तक इस पूरे निज़ाम को एक एक चीज़ को कंप्यूटराइज ना कर लें, अच्छा, तो ही जो है ना इससे छुटकारा हो सकता है। ठीक है शबीर भाई, थोड़ी सी ना ज़रा SBCA के ऊपर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरीके की मैं अभी तक हादसा देख रही हूँ या वाक़यात मैं सुनती आ रही हूँ, क्योंकि बीइंग अ होस्ट, बीइंग अ न्यूज़ कास्टर, हम लोग ये ब्रेकिंग करते रहते हैं, इस तरीके की चीज़ें हम देखते रहते हैं कि भाई 100 गज़ के प्लॉट के ऊपर जो है 6 मंजिला इमारत बनाई हुई है, 4 मंजिला इमारत बनाई हुई है, और वो मखदूश इमारतें होती हैं और वो कभी भी गिर जाती हैं। तो इनको NOC देता कौन है? देखिए, हर इदारे में कुछ ऐसे करप्ट लोग होते हैं। जब वो करप्ट लोग अपना करप्शन करते हैं और लोगों को परमिशन देते हैं, तो इदारे के जो डायरेक्टर होते हैं उन तक जब रिपोर्ट जाती है, जब ये गवर्नमेंट में हाईलाइट होती है, तो उनको वो फायर कर देते हैं, निकाल देते हैं। लेकिन मसला ये है कि जो बिल्डिंग बननी थी वो तो बन गई, उसमें रिहाइश भी हो गई, अब वो क्या करें? तो गवर्नमेंट का जब तक सिस्टम सेट नहीं होगा तो ये चीज़ें तो होती रहेगी। अगर गवर्नमेंट किसी इदारे में देखे ना, गवर्नमेंट में अगर कोई करप्शन करता है और गवर्नमेंट उस पर एक्शन लेती है तो उसको फायर कर देती है, लेकिन जो उसने करप्शन कर लिया था उसको रिवाइंड कैसे करें? तो ये एक बड़ा अलमिया है, और ये तो करप्शन का सिस्टम जो है ना पूरे पाकिस्तान में है, और कौन नहीं जानता? मुझे बताएं कि कौन सा ऐसा इदारा है जो ये हल्फियन कह सके कि यहाँ 1 रुपए की रिश्वत चलती ही नहीं है। ऐसा तो नहीं है, चलती तो है। तो इसकी रोकथाम के लिए करना क्या चाहिए बेसिकली? क्योंकि जितने भी मैं देख रही हूँ अब मस्जिद और ज़्यादा ऐसी चीज़ें एक्सटेंड होती हुई दिखाई दे रही हैं, इस पे कंट्रोल होते हुए दिखाई नहीं दे रहा। जब तक मेरिट पे जॉबें नहीं दी जाएंगी तब तक ये होता रहेगा। रवादारी के सिस्टम में जब तक जॉब दी जाएगी तो ये होता रहेगा। ठीक है शबीर भाई, जैसे कि मैंने अभी भी आपसे बात की कि मखदूश इमारतों की तादाद बहुत ज़्यादा, और वैसे अगर कराची की बात करूं तो 400 से ज़ायद अभी भी ऐसी मखदूश इमारतें हैं जो कराची के अंदर मौजूद हैं, जो कि 6-6 मंजिला बनी हुई हैं, 5-5 मंजिला बनी हुई हैं, और अब तक उनको खाली नहीं कराया जा सका। क्या उनके गिरने का वेट हो रहा है? क्योंकि बीच में हमने देखा कि एक इमारत गिरती है तो थोड़ी सी हुकूमत जो है वह एक्टिव नज़र आती है, जल्दी जल्दी ऑपरेशन होना शुरू हो जाते हैं, तजावुज़ात के खिलाफ खात्मा होना शुरू हो जाता है। लेकिन अब जो एकदम से फिर दोबारा माहौल ठंडा हो जाता है, ठंडे होने के बाद अब दीगर इमारतें गिरने का वेट हो रहा होता है कि जल्दी से वो इमारतें गिरें तो हम जो है फिर दोबारा से ऑपरेशन का आगाज़ करें। देखें, जो इमारतें ऐसी कमज़ोर हो चुकी हैं, पुरानी हो चुकी हैं, जिसको डिमोलिशन के ऑर्डर आ चुके हैं, मसला ये है कि जो लोग उसमें रहते हैं वो कहाँ जाएं? उनकी पोजीशन है तो ऐसी है कि रोज़ खाते हैं और रोज़ कमाते हैं, बिल्कुल, और बॉस से जो है ना वो बहुत परेशानी में। अब आगे मकान लेने जाते हैं
तो वो उनको उस रेटों पे मिल नहीं सकता, उनके पास इतने पैसे नहीं है। वो आप ये देखें ना कि इतनी मजबूरी में वो उनकी, अगर बिल्डिंग के अंदर कोई साहिब हैसियत आदमी हो, उसकी बिल्डिंग में ये लिख दिया जाए कि ये बिल्डिंग जो है वो अब डिमोलिश होने वाली है और इसकी इतनी इस्तिताअत नहीं है कि ये खड़ी रह सके, इसके पिलरों में इतनी जान नहीं है, इसका स्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं है, तो साहिब हैसियत आदमी फौरन अपना घर ले लेगा दूसरा और वहां से जान छुड़ाएगा। अब वो आप देखें मौत के ऊपर बैठे हुए कि बिल्डिंग होगा, नुकसान होगा तो हम भले मर जाएं, ये हाल है ना। क्यों कि वो आगे इस्तिताअत ही नहीं है उनकी, आगे कुछ ले नहीं सकते, सड़क पे बैठ नहीं सकते। तो ये हमें गवर्नमेंट को चाहिए कि उनसे ये जगह लेके उनको मुतबादिल जगह दें और इसको डिमोलिश करें, वो तैयार हो जाएंगे। गवर्नमेंट तो हाथ खड़े कर देती है, जैसे कि अभी हमने पिछली दफा भी देखा, गवर्नमेंट हाथ खड़े करेगी तो वो बेचारे मरने के लिए तैयार है। जो जितनी भी गिरी हैं और उनको जो खाली कराया गया है, जो दीगर इर्द गिर्द की इमारतें आप दीगर छोटे एरियाज में देख लें, वहाँ पे कंजस्टेड एरियाज के अंदर एक दूसरे से लिंकअप होकर इमारतें बनी हुई, और इमारतें जो है एक गिरी तो फिर उनको होश आया कि दूसरी खाली करानी है, फिर तीसरी खाली करानी। लोग रोना रोते रहे, सड़कों पर एहतजाज करते रहे, लेकिन हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लिया, हुकूमत की जानिब से कोई इकदाम नहीं आए, ना उनको मुतबादल जगह फराहम की गई, ना उनको कोई रिहाइश की जगह दी गई। तो ऐसे में क्या पॉलिसी मेंटेन करनी चाहिए? देखिए, पॉलिसी आवाम तो नहीं कर सकती, पॉलिसी गवर्नमेंट ही बना सकती है। और गवर्नमेंट अगर पॉलिसी नहीं बनाएगी तो ये हादसा तो ये सारी चीज़ें ये तो होती रहेंगी। गवर्नमेंट अगर इस बारे में नहीं सोचेगी तो कुछ भी नहीं होगा। अब आप देखें, पाकिस्तान क्वार्टर है, ठीक है, उसको जो है गवर्नमेंट 56 साल की लीज दे दी। होना ये था कि पाकिस्तान क्वार्टर को बिल्डिंग्स बनाते और उन लोगों को वहाँ रिहाइश देते, हाई राइज बनाते, और जो ऐसी बिल्डिंग है वहाँ पे भी वहाँ से लोगों को खाली करा के यहाँ दे देते। अब उन्होंने उसको 56 साल लीज तो दे दी, लेकिन वो मकान के मकान ही बने हुए ना। आप इसको हाई राइज बनाओ, आप इसको 20-20 फ्लोर ले जाओ, आवाम को दो। भाई अगर आप 20 फ्लोर बनाते हो, 10 फ्लोर गवर्नमेंट सेल करती है और 10 फ्लोर गरीबों को देती है, तो गवर्नमेंट का लॉस का है? बिल्कुल ऐसा ही कवर कर सकती है वो, लेकिन अब ना करना चाहे तो क्या कर सकते हैं। तो ठीक है, आपने वही बात की कि गवर्नमेंट इकदाम करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है और ना करना चाहे पैसा भी नहीं लगेगा, गवर्नमेंट का पैसा भी नहीं लगेगा। गवर्नमेंट की जमीन है, गवर्नमेंट अगर कोई भी बिल्डर इस वक्त बिल्डिंग बनाता है तो उसको 100 रुपए में डबल तो उसके पैसे होते हैं ना। अगर वो 1 करोड़ लगाता है तो 2 करोड़ होते हैं, 2 तो नहीं 1.5 करोड़ होता है। तो ये बिजनेस गवर्नमेंट कर ले, तो जो उसका जो नफा बचता है वो गरीबों को दे दे, तो ना गवर्नमेंट का पैसा जाएगा और जो गरीब है उनको भी मकान मिल जाएंगे। अच्छा शबीर भाई, एक और इशू भी ये है कि ट्रांसफ़र फाइल का आजकल बड़ा मसला आता है, क्योंकि मैं देखती हूँ अमूमन जो लोग होते हैं जिनकी फ़ाइल गुम जाती है या जिनकी फ़ाइल जो है वो कहीं भी मिसप्लेस हो जाती है, तो उसमें ऐसी सूरत हाल में जब ट्रांसफ़र करवाने जा रहे होते हैं तो बहुत ही डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है, और साथ ही साथ कि रिश्वत का बाज़ार इतना गर्म हुआ होता है वहाँ पर कि जितनी उस फाइल की फ़ीस नहीं होती उससे कई गुना ज़्यादा जो है वो ट्रांसफ़र फ़ीस ली जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। असल में जो आपकी अगर गवर्नमेंट फाइल है, लीज फाइल है, वो खो गई है तो इसकी सीटीसी फाइल निकलती है, वो अटैच होकर निकलती है, तो उसके ज़रिए से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। लेकिन जिस तरीके से लोगों की मैंने तासुरात सुने थे, एक्सपीरियंस सुने थे, क्योंकि केडीए एक डिपार्टमेंट है, वहाँ पर जाना, वहाँ पर धक्के खाना, एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की हालत आपको पता है कि क्या होती है और किस तरीके से। देखिए, केडीए जो फाइल बनाता है ना, केडीए नॉर्मल बंदा वहाँ पर जब जाता है तो बड़ा जो है परेशानी का शिकार हो जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता होता कि किस अफसर से मिलना है, किस से बात करनी है, कौन, और वहाँ पर कोई गाइड करने वाला भी नहीं होता उसे। देखिए, शुरू में बायोमेट्रिक सिस्टम नहीं था केडीए में, अब आया जी। तो शुरू में जो सिस्टम नहीं था, तो अब मेरे पास फाइल है तो मैं मालिक हूँ, और एक उसका ओपन लेटर हो जाता था, ये सारी चीज़ें थी। तो वो पुराने जो सिस्टम ख़राब हुए हुए हैं वो सुधारने थोड़े मुश्किल हो रहे हैं, लेकिन अब नया जो इन्होंने बनाया बायोमेट्रिक होता है, तस्वीरें खींचती हैं, ट्रांसफ़र पे सारी चीज़ें इन्होंने अब कर ली हैं सारी चीज़ें। पहले ये किसी दौर में नहीं थी तो मुश्किलात का शिकार थी। तो अब आप कह रहे हैं कि इजी टू गो वे हो गया बायोमेट्रिक सिस्टम। हाँ, अगर किसी की फाइल खो जाती है तो वो जाके इदारे से डुप्लीकेट निकाल के बायोमेट्रिक कर सकता है, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, जैसे कि आपने बताया कि वो इजीली फाइल ट्रांसफ़र हो जाती है, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो कि कश्मकश का शिकार अभी भी हैं, शायद इस वजह से कि शायद उन्हें अवेयरनेस नहीं है कि किस तरीके से किसके पास जाना है, किससे बात करनी है, किससे लिंक अप करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि जिनको इन तमाम मामलात के ऊपर नॉलेज ही नहीं होती। असल में हमारे यहाँ मामला ये है कि कुछ ऐसी केडीए की ज़मीनें भी हैं जिसपे लोग बैठे हुए, रिहाइश हैं, फैमिलियाँ हैं। अब उन फैमिलियों को हटा नहीं सकते क्योंकि वो गरीब लोग हैं,
सिस्टम बनाया नहीं गया ना। अगर कोई गरीब आबादी किसी की प्लॉट पे बैठ गई, किसी की ज़मीन पे बैठ गई, अब केडीए कहेगी कि उसको हम शिफ्टिंग कर देते हैं, दूसरा कोई प्लॉट देते हैं, कहाँ देते हैं? और ये काम हुआ कैसे? और वो फौरन तो रातों रात तो फैमिली आके नहीं बैठी थी, वक्त लगा होगा उसको, 6 महीने 8 महीने बाद वो सारा हुजूम हुआ होगा, कब्जा हुआ होगा। तो इदारे कहाँ थे? सही, वही वाली बात है कि इदारे कहाँ थे। इदारों का मसला सिर्फ ये है कि सिस्टम को अपग्रेड नहीं किया गया। अगर सिस्टम अपग्रेड हो जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी लोगों के लिए। अच्छा शबीर भाई, जैसे कि मैं आपसे डिस्कस कर रही थी कि बहुत सारी फाइल्स का इशूज़ आता है और साथ ही साथ प्रोजेक्ट बहुत सारे लॉन्च होना शुरू हो गए हैं। मार्केट में इतना बड़ा कॉम्पिटिशन आ गया है कि आप देखें कि लाइन से प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं कि हर बंदा जो है वो क्या सोच रहा होता है कि हम किसके पास जाएँ, किसके पास बुकिंग कराएँ, कैसे हम तमाम चीज़ों को जो है टैकल करें। और साथ ही साथ ये भी होता है कि ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन सा बिल्डर ऐसा है जो कि उनको जो है पोजीशन दे देगा, क्योंकि बात वहीं पे आ जाती है कि प्लान तो वो 2 साल का देते हैं, प्लान तो वो 3 साल का देते हैं, या तो फिर 4 साल का भी दे देते हैं, लेकिन वो एक्सटेंड होते 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 10 साल तक भी पहुंच जाता है और 12 साल तक भी पहुंच जाता है। तो ऐसे क्यों होता है? ऐसे इसलिए होता है कि जब तक बिल्डर अपने नाम पर पूरी ज़मीन ना करे, जब तक वो NOC फॉर सेल ना ले, जब तक उसका नक्शा पास ना हो, जब तक टोटल पेमेंट उसकी ज़मीन पर ना लग जाए, तब तक उसको बुकिंग की परमिशन ना दी जाए। इसलिए कि बसा औक़त क्या होता है कि लोग जो है ना ज़मीनों के अंदर अगर कोई ज़मीन 1 अरब रुपए की है तो उसको 10 करोड़ रुपए का टोकन दे के सेल करना शुरू कर देते हैं प्री बुकिंग पे, जिसके कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। अब वो अगर उसको ज़मीन में नुकसान होता है या उसकी नीयत ख़राब होती है, दोनों चीज़ें, दोनों सूरतों में अलॉटी का नुकसान होता है कि वो उस ज़मीन को ले नहीं पाता। अच्छा, जिससे इन्होंने सौदा किया होता है वो कहता है ज़मीन की पेमेंट दो वरना मैं जो है ना इसके खिलाफ कार्रवाई करूँगा। जब वो कार्रवाई करने जाता है तो अलॉटी कहाँ जाए? तो ये हमें गवर्नमेंट को चाहिए कि जब तक प्रॉपर उसके नाम पे ना हो जाए, जब तक वो NOC फॉर सेल ना ले लें, जब तक वो पूरी ज़मीन के प्लॉटिंग की जितनी भी NOCयाँ हैं, 19-20 NOCयाँ होती है, वो जब तक ना ले ले तब तक उसको बुकिंग की परमिशन ना दी जाए। सही। अब लोग करते हैं, गवर्नमेंट नहीं देती, लेकिन लोग करते हैं, लेकिन उसको देखने वाले नहीं हैं लोग। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पे नजरसानी ज़रूर होनी चाहिए। और एक बहुत बड़ा अलमिया है, जैसे कि शबीर भाई ने भी कहा कि जिस तरीके की चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही होती हैं प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, तो इस पे कंसंट्रेशन हुकूमत का बहुत इंपॉर्टेंट है, सिस्टम को अपग्रेड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ब्रेक की तरफ जाऊँगी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगी। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। वेलकम बैक नाज़रीन, मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे बहुत सारी चीज़ों के ऊपर कि जिस तरीके से बिल्डर्स वर्किंग कर रहे हैं और जिस तरीके से आजकल प्रोजेक्ट इन हुए हैं, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इन होने की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो परेशानी का शिकार हो जाते हैं कि किस तरीके से उन लोगों से डील करना है, किस तरीके से उन लोगों के साथ अपने काम को आगे लेकर जाना है। और साथ ही साथ जब वो पेमेंट भी कर देते हैं तो उसमें बड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनको कब्ज़ा नहीं मिल पाता। शबीर भाई, यही बातें हम लोग कर रहे थे कि जिस तरीके से हम देख रहे थे कि प्रोजेक्ट्स इन होते हैं बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर, और जब लोग वहाँ पर बड़ी तादाद में वो लोग मार्केटिंग करते हैं, बड़ी बड़ी ह्यूज जो है ना वो लोग कहते हैं इवेंट्स कराते हैं, और जिससे ऑडियंस अट्रैक्ट होती है, ऑडियंस आती है वहाँ पर, और उसके बाद अट्रैक्ट होने के बाद जब ऑडियंस बुकिंग कराती है तो उनका प्लान कुछ और होता है और वो निकलता कुछ और है। देखिए, बसाव का जो नामवर बिल्डर होते हैं तो वो जिस तरह बोलते हैं कि हम इस तरह प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उस तरह डिलीवरी देते हैं। बसा औक़ात मार्केट में नए बिल्डर्स आते हैं तो आवाम इतना ट्रस्ट नहीं करती, ज़्यादातर ब्रांडेड पे ट्रस्ट करती है। अब इधर मसला एक ये आता है कि एक ब्रांड है, ठीक है, इसी तरह जैसे सायमा बिल्डर हैं या बेरिया वाले हैं जो बड़े बड़े नाम हैं, तो एक ही ज़मीन हो उस पर बुकिंग अगर कोई ब्रांड करता है तो उसको प्लॉट का रेट अलग मिलेगा, और एक नया बिल्डर करता है उसको प्लॉट का रेट अलग मिलेगा। यानी अगर वो 40 लाख का प्लॉट बेच पाता है तो नया बिल्डर से 20 लाख का मुश्किल से बिकेगा। अच्छा, ज़मीन की कॉस्ट दोनों की एक ही है, तो इससे होगा यही कि नफ़े का रेशियो तो ख़त्म हो गया। अब जो ओरिजिनल कॉस्ट है उस पर जाएगा। अब इसने ली है कैश में ज़मीन या इसने ली है आधे पेमेंट पे ज़मीन, इसको पेमेंट मिलेगी इंस्टॉलमेंट पे। फिर जो बुकिंग करवाते हैं उनका ज़्यादातर उसमें इन्वेस्टर्स होते हैं। इन्वेस्टर का ये होता है कि हम 2, 4, 5 लाख रुपए बुकिंग पे दें और उस पर 2-3 लाख रुपए का नफ़ा मिले और हम निकल जाएं। वो मिलता नहीं है।
और आगे वो पेमेंट देते नहीं है। तो जो पेमेंट नहीं आती उसमें बिल्डर डिफॉल्टर होता है। ठीक है शबीर भाई, जैसे कि आपने बताया कि बिल्डर डिफॉल्टर होता है और आप खुद भी एक बिल्डर हैं, आपके पास भी लोग बहुत सारे बड़ी तादाद में आते होंगे, जिस तरीके से प्रोजेक्ट आप लॉन्च करते होंगे, तो लोग अपने एक्सपीरियंस भी आपसे आके शेयर कर रहे होते हैं। वो एक्सपीरियंस से आप क्या जज करते हैं लोगों के बारे में? देखिए हमारा जो है ना आवाम से यही है कि आप कोशिश यही करें आवाम के, जब तक प्रोजेक्ट की पूरी वेरिफिकेशन ना हो, जब तक इदारे उनको वेरीफाई ना करें, तो सिर्फ चमकती हुई चीज़ पे जो है ना हाथ ना डालें। हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। अपनी मालूमात, अपनी वेरिफिकेशन सारी करें, उसके बाद किसी प्रोजेक्ट पे हाथ डालें। इससे पहले हाथ डालते हैं तो होता यही है, फिर जो फाइलें रुल रही होती हैं, प्रोजेक्ट के कब्जे नहीं मिलते और ये सिस्टम बिगड़ते चले जाते हैं। और ये एक सोसाइटी नहीं है, काफ़ी सोसाइटियाँ ऐसी हैं जिसमें ये मसाइल चल रहे हैं। आज से कोई 30-25 साल पहले स्कीम 33 का भी यही हाल था। अच्छा। और काफ़ी बिल्डर भाग चुके थे, फिर दूसरे बिल्डर आए, उन्होंने डेवलपमेंट की। मामलात जब सही हुए जब वहाँ की ज़मीन के रेट बढ़े, उसके बाद वो सारी सोसाइटियाँ आस्ते 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 सही होती चली गई। लेकिन जो पिछले लोगों ने जो बुकिंग की थी, वो उनके घर भी बिक गए और भाग भी गए। अच्छा। क्योंकि पूरा नहीं कर सके। तो जो मैंने आपको पहले बात बताई ना कि अगर कोई ज़मीन बंदा फ्री में भी लेना, तो उसको ज़मीन को ज़मीन करने के लिए, यानी उसके डॉक्यूमेंट्स अपने नाम पे करने, जो उसके अखराजात हैं, 5 लाख रुपए का घर में प्लॉट पड़ता है, तो वो 5 लाख का कैसे बेचेगा? बिल्कुल ऐसा ही। और लोग डिमांड करते हैं यार इतना दूर है, हमें तो 5 लाख में चाहिए, फिर इंस्टॉलमेंट में कैसे ये सारी चीज़ें पूरी होंगी? ठीक है, जैसे कि आपने कहा कि बड़ा मुश्किल होता है कि जिस तरीके का प्लॉट आप 5 लाख का ले रहे हैं उसके ऊपर ही सारी वर्किंग करना। अच्छा, मैंने देखा है कि इन पूरे किरदार के अंदर ब्रोकर का बड़ा हाथ होता है, क्योंकि जिस तरीके से ब्रोकर भी एक जो है ना बड़ा मैटर करता है कि जिस तरीके से वो लोगों को गाइड कर रहा होता है, और बिल्डर के बारे में वो सब कुछ जानता भी है, प्रोजेक्ट के बारे में सारी नॉलेज भी रख रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद वो जब लोगों को गाइड करता है तो इस तरीके से गाइड करता है कि लोग जो है उस पर आमादा हो जाते हैं, उस पर एतमाद करना शुरू कर देते हैं, वो वेरिफिकेशन कराना भी छोड़ देते हैं। देखिए, ब्रोकर्स का एक किरदार होता है, लोग उसको जानते हैं, काफ़ी पार्टियां उनको जानती हैं ब्रोकर्स को, कि वो ब्रोकर्स से आके मशवरा लेती हैं कि भाई इस प्रोजेक्ट पे हम बुकिंग कराएं या ना कराएं। अब वो फेयर ब्रोकर होता है, तो उसका ये काम होता है कि वहाँ ये अच्छी जगह पे ले जाए पार्टी को और गलत जगह से वो बचाए। एक बात। दूसरी बात ये है कि आप ये देखें कि इस वक्त जोड़िया बाज़ार है, वहाँ पर काफ़ी ब्रोकर्स हैं, काफ़ी मटेरियल को उसको सेल करते हैं, लेकिन वहाँ पे भी यही है, करोड़ों रुपया लोग ब्रोकर की जिम्मेदारी पर देते हैं। अच्छा। ब्रोकर की जिम्मेदारी पे देते हैं कि भाई ये हम इसको माल दे रहे हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है। वो लोगों का फॉल्ट है, जो पेमेंट है ब्रोकर के ब्याह पे दे रहे हैं, वो उनका सबसे बड़ा फॉल्ट है। वो इसलिए फॉल्ट है कि ब्रोकर की खुद की इतनी सोर्सेस नहीं होते, और उसके ब्याह पे आप करोड़ों रुपए का माल देते हो। आप जिसको दे रहे हो आपको उसको देखना है, ब्रोकर को नहीं देखना। ब्रोकर को तो उसका आपको कमीशन देना है, ये चीज आपको देखनी है, अंधा नहीं बनना। अगर आप अंधे बन के ब्रोकर पे ट्रस्ट करके काम करोगे तो फिर काम कैसे चलेगा? आप खुद भी देखें कि जहां मैं अपने पैसे लगा रहा हूं, ब्रोकर भी आपसे पैसे लेके उसको बिल्डर को देगा ना, तो वो बिल्डर को आप देखें कि वो बिल्डर ठीक है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन। आप ब्रोकर से डिमांड करें कि ठीक है यार मुझे इसकी वेरीफाई दो, मैं इदारों से पता करता हूँ, मैं जब मुतमईन हूँगा मैं ये चीज़ ले लूँगा। अच्छा, जो बिल्डर होते हैं जिनको पैसे लेके भागना होता है, तो वो क्या करते हैं कि 5 लाख के प्लॉट में ब्रोकर को कहते हैं कि 2 लाख तू ले लेना, मुझे बुकिंग करा दे। अच्छा। तो जो इतनी लालच देते हैं, ब्रोकर अंधा हो जाता है और वो धड़ाधड़ बुकिंग तो करवा। इस तरीके की भी चीटिंग चल रही होती है कि बिल्डर और ब्रोकर मिले हुए होते हैं और इस तरीके से तमाम जी काम हो रहा बिल्कुल होता है। बिल्कुल ये होता है, और लोगों के साथ फाइल में चीटिंग भी होती है इसी तरीके से। ठीक है, मतलब आपने कहा कि ब्रोकर का बड़ा किरदार है इसके अंदर, और ब्रोकर जो है वो बड़ा, क्योंकि बहुत सारी पार्टीज ऐसी होती हैं जिनको मैंने कहा ना कि नॉलेज नहीं होती इन बिल्डिंग्स के हवाले से या इन प्रोजेक्ट्स के हवाले से नॉलेज नहीं होती, तो वो पूरा आमादा कर जाते हैं ब्रोकर के ऊपर, और ब्रोकर फिर ये तमाम चीज़ें कर रहा होता है, ब्रोकर गाइड कर रहा होता है, हालांकि उसको नॉलेज होती है तमाम तरह चीज़ों की, क्योंकि वो इसी फील्ड से वाबस्ता होता है, लेकिन उसके बावजूद वो इतना झांसा देता है लोगों को कि लोग मजबूर हो जाते हैं कि वो वहाँ पर बुकिंग करा लें, वहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट कर दें, और जब वो इन्वेस्ट कर देते हैं तो वो आखिरकार वो बिल्डर भाग जाता है या तो लेकिन हमारा ब्रोकर भाग जाता है। हमारा जो है ना पार्टियों से ये कहना है कि आप क्यों झांसे में आते हो, आप अपनी वेरिफिकेशन पूरी करो, आप ब्रोकर से डिमांड करो
लेकिन शबीर भाई वेरिफिकेशन का भी तो मसला है ना, हर इंसान को पता ही नहीं होता कि किस इदारे में कहाँ जाना है उसने वेरिफिकेशन करने नहीं के लिए। देखें, अभी तो इदारे जो है ना वेरीफाई कर रहे हैं और आस्ते आस्ते अब सिस्टम बनते जा रहे हैं। वेरिफिकेशन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी करता है, वेरिफिकेशन रजिस्ट्रार ऑफिस भी करता है, वेरिफिकेशन SBCA भी करता है, सब वेरीफाई आपको करके दे रहे हैं। अब बहुत से जगहों पे जो है ना लोग आते हैं, अपनी वेरिफिकेशन करते हैं, और जब उनको ये पता लगता है ना कि ये प्रोजेक्ट ठीक नहीं है, इसकी सेल NOC फॉर सेल नहीं है, फिर वो जब जाता है ब्रोकर के पास, ब्रोकर बोलता है कुछ नहीं है, हो जाएगा, तो वहाँ वो खुद झांसा खाता है ना, खुद लालच खाता है। और ये भी लालच मिलती है कि आप 5 लाख का प्लॉट लो, कल मैं आपका बिकवा दूंगा 6 लाख का। अच्छा, तो लालच भी दी जाती तो है। लालच आती है पार्टी के अंदर। तो इंसान जो है ना कहीं नहीं फंसता जिंदगी में, 2 जगहों में फंस जाता है, एक तरस और दूसरा लालच। अच्छा, किसी ऐसे आदमी पे तरस किया बिल्कुल ऐसे कि जो उसको धोखा दे रहा है तो भी फंसेगा, और लालच खाएगा तो भी फंसेगा। बिल्कुल ऐसे ही। ऐसे अच्छा, तो नहीं इसी के ऊपर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आती है कि जिस तरीके से हम देख रहे होते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आजकल प्रॉपर्टी के बिजनेस में इन हो चुके हैं, जिनको प्रॉपर्टी के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन वो ब्रोकर के कहने पर, यही जो ब्रोकर की हम बात करें, ब्रोकर के कहने पर ब्रोकर कहता है कि भाई आप ये प्लॉट उठाओ और फिर आगे आपकी काम करने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं आपको जो है पार्टी लगवाऊंगा और इस तरीके से सारी डीलिंग्स करवाऊंगा, और जो आपने 6 लाख का प्लॉट लिया वो मैं आपको 10 लाख रुपए में सेल करवाऊंगा। तो जो जितने भी मैं यंगस्टर देख रही हूँ ना, मैं तादाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की भी देख रही हूँ, तो उनसे पूछा जाए कि आप क्या कर रहे हैं, हम सेल्स एंड परचेसिंग का काम करते हैं, हम जो है इस तरीके से उठाते हैं ज़मीनें और उसके बाद वो आगे हम परचेज़ कर देते हैं। और उसमें मैंने देखा है कि इस तरीके से नुकसान भी उठा रहे हैं वो लोग, और बड़ी मुश्किलात में भी फंस जाते हैं, क्योंकि फ़ाइल भी कभी कभी इशू करती है, फ़ाइल भी डुप्लीकेट होती है, या फ़ाइल जो है वो वेरीफाई नहीं हो पाती। तो ये तमाम सूरत हाल क्यों हो रही है? देखिए, ये जो चीज़ें हैं ना, ये हैं 25% पूरे पाकिस्तान में, 75% सारे मामला ठीक हैं। और इस वक्त प्रॉपर्टी का मामला ऐसा है, ऐसे सिचुएशन है कि मुझे ऐसा लगता है कि सारे बिजनेस वो 50% है और 50% पे प्रॉपर्टी का बिजनेस खड़ा हुआ है। क्योंकि जो आदमी कोई बड़े लेवल पे जो भी काम कर रहा है, उसकी कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी पे इन्वेस्टमेंट है। बगैर इन्वेस्टमेंट के कोई बड़ा आदमी है ही नहीं। आप किसी भी जो है बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां जो चला रहे हैं, या जिनकी बड़ी बड़ी गोल्ड की शॉपें हैं, या जिनकी जो है बड़ी बड़ी मार्केटों के अंदर मुख्तलिफ बिजनेस है, वो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी ले रहा है। अच्छा, तो आधा जो है ना, आधा बिजनेस यही है पाकिस्तान में। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें बड़ा मफाद भी है, फ़ायदा भी है कि लोग अगर उठाते हैं ज़मीन जो है, या लेते हैं ज़मीन या घर लेते हैं, तो वो आगे बड़ी तादाद में निकल भी जाता है और उनको फ़ायदा भी पहुंचता है। जी बिल्कुल होता है फ़ायदा। और इसी तरीके से तो जितने भी लोग हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, हम बात कर रहे थे शबीर भाई थोड़े से जो है ना मखदूश इमारतों के हवाले से, कि जो डिमोलिश एरियाज़ होते हैं, या जो डिमोलिश बिल्डिंग्स कर दी जाती हैं, जैसे कि मैं औरंगी टाउन की बात करूँ, या मैं दीगर जो है छोटे एरियाज़ की बात करूँ, भैंस कॉलोनी हो गई, कोरंगी हो गई, इधर बड़ी जो है ना डिमोलिश बिल्डिंग मौजूद हैं। तो वो डिमोलिश बिल्डिंग पर मैंने देखा कि लोगों की फाइल्स भी मौजूद हैं, और फाइल्स होने के बाद वो बिल्डिंग तोड़ दी जाती है। वहाँ पर लोगों ने अपना पैसा भी खर्च किया, वो ज़मीन भी ख़रीदी, वो जो है ना फ्लैट भी ख़रीदा, लेकिन उसके बाद जो है उसके बाद वो बिल्डिंग गिरा दी गई, वो ज़मीन पर कब्ज़ा हो गया, उनके पास फ़ाइल मौजूद है, लेकिन आज तक हुकूमत कुछ नहीं कर पाई। ये इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपसे ज़रूर जानूँगी, लेकिन एक ब्रेक की तरफ जाऊँगी, ब्रेक से वापस आऊँगी। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। वेलकम बैक नाज़रीन, मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात कर रहे थे, लेकिन अब मैं जो डिस्कशन करने जा रही हूँ वो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि आवाम की खिदमत के लिए लेकर आए गए हैं। क्योंकि इस दौर के अंदर आप अगर देखें तो अपना घर बनाना बहुत मुश्किल है, और ऐसी सूरत हाल में थारा ग्रुप ऑफ कंपनीज और ANI ग्रुप ऑफ कंपनीज के इश्तराक से ये प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। और ये प्रोजेक्ट मैं खुद भी इसकी लॉन्चिंग सेरेमनी में गई हूँ और ओपनिंग सेरेमनी में गई हूँ, और वहाँ पर मैंने बहुत सारा जो है इनकी दीगर डिटेल्स के बारे में भी जाना। और वहाँ जाके जब मैंने इनके मॉडल अपार्टमेंट्स को भी विज़िट किया तो मैं तो बहुत इम्प्रेस हुई इनके तमाम काम से, और जिस तरीके से ये आवाम की खिदमत करें। यानी जो आजकल मैं देख रही हूँ मिडिल क्लास बंदा है, लोअर क्लास बंदा है, वो किराए के घरों में धक्के खा रहे होते हैं। ऐसी सूरत हाल के पेश नज़र में थारा ग्रुप ऑफ कंपनीज और ANI ग्रुप ऑफ कंपनीज की जानिब से ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो बनाया गया है, और इस प्रोजेक्ट के ऊपर वर्किंग की जा रही है। और इस प्रोजेक्ट के ऊपर क्या
किया जा रहा है कि 15% अदायगी के ऊपर आपको पोजेशन मिल रही है, यानी आप अपना घर आराम से बना सकते हैं और वहां पर आप रह भी सकते हैं। हमारे साथ जो ऑन कॉल पर मौजूद है वो डायरेक्टर है ANI ग्रुप ऑफ कंपनीज के। मैं उनसे बात करूंगी, उनसे जानूंगी कि जिस तरीके से प्रोजेक्ट का उन्होंने आगाज़ किया है, क्या सोच कर आगाज़ किया, लोगों के बारे में उनकी जो खिदमात हैं वो क्यों उन्होंने ये आइडिया बिल्ड किया और किस तरीके से वो आगे इस इनिशिएटिव को लेकर चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम अदनान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अदनान साहब, जिस तरीके से मैं बात कर रही थी आपके प्रोजेक्ट्स के हवाले से और थारा ग्रुप ऑफ कंपनीज के कोलैबोरेशन आपके साथ है और जिस तरीके से आप लोग प्रोजेक्ट को लेकर चल रहे हैं, पहले तो बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको कि आपकी अचीवमेंट है कि बहुत सारा आपके प्रोजेक्ट के यूनिट्स जो हैं वो सेल होना शुरू हो गए हैं और 70% काम जैसे कि मुझे आपकी इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो कंप्लीट हो चुका है। आगे भी आप लोग मज़ीद इस पर वर्किंग कर रहे हैं। सबसे पहले तो अपने प्रोजेक्ट के हवाले से बताइएगा कि किस तरीके से इस प्रोजेक्ट को आप लोगों ने लॉन्च किया। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच। मेट्रो ने भी बड़ा पार्टिसिपेट किया, बड़ा सपोर्ट किया इसको, इस इनिशिएटिव को आवाम तक पहुंचाने में। और ये हमने ANI ग्रुप में जब मेरा पाकिस्तान मेरा घर की स्कीम लॉन्च की प्राइम मिनिस्टर ने, उसी वक्त हमने ये इनिशिएटिव लिया था और ड्राइव लॉन्च की थी, इसकी अवेयरनेस सेशन लॉन्च किया अपने पास और कोई 8 से 10 हज़ार लोगों को हमने एजुकेट किया इसके ऊपर किस तरह से लोन ले सकते हैं और अपना घर हासिल कर सकते हैं। और लो कॉस्ट हाउसिंग में जिन लोगों को, लोअर मिडिल क्लास लोगों को जो टारगेट कर रही थी गवर्नमेंट, उन्हीं के लिए किया। लेकिन उसमें से मोस्टली लोग जब बैंक्स में जाते थे और डॉक्यूमेंट का प्रोसीजर और स्टेटमेंट, तो ये रिजल्ट ये आया कि बहुत सारे ऐसे लोग जो लोग अपना घर लेना चाहते हैं उनके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, या वो जो उनकी ट्रांजेक्शन होती है वो बैंक के थ्रू नहीं होती, वो कैश पे पैसा कमाते हैं, डेली वेजेस वाले, तो वो बैंक उनको एंटरटेन नहीं करता, बैंक उनको लोन नहीं दे देता। तो वो अपना जो एक स्कीम जो गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी लॉन्च की थी जिसमें ख्वाहिश ये थी कि हर कोई अपना घर हासिल कर सके, वो हो नहीं पाई। और मेरे पास कोई 8-10 हज़ार लोग ऐसे थे जो इंटरेस्टेड थे अपना घर लेने में। तो हमने सेम स्कीम कुछ बिल्डर्स थे शहर में ऐसे जिनके पास तैयार अपार्टमेंट है, उनको अप्रोच किया कि आप अपना अपार्टमेंट ये हमें दें और हम इसी तरह से ऑफ प्लान पे इसको आसान एक साथ में दे दें और पोजीशन पहले दिन मिल जाए लोगों को 10-15% की पेमेंट के ऊपर। तो सबसे पहले हमें आमिर थारा साहब ने वेलकम किया और अपना प्रोजेक्ट जो सुरजानी टाउन की बड़ी प्राइम लोकेशन पे है, उधर हमें दावत दी कि आप ये प्रोजेक्ट देखो। उस प्रोजेक्ट पे जो टाइम रेजिडेंसी और टाइम स्क्वायर के नाम से है, जहाँ बिजली, पानी, गैस सब मौजूद है और बिल्कुल तैयार अपार्टमेंट थे, तो वो उन्होंने हमें दिए कि आप इसको इस स्कीम के तहत आप लॉन्च कर सकते हो। और हमने वो लॉन्च किया और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया। और आपने भी देखा वहाँ पर संडे वाले दिन किस तरह से बुकिंग हो रही थी और फैमिलीज आई हुई थी और हर कोई दुआ दे रहा है आमिर थारा साहब को, थारा ग्रुप को, ANI को और जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया उन सबको। ठीक है अदनान साहब, जैसे कि आपने बताया कि बहुत ही ज़्यादा कोलैबोरेशन है थारा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की जानिब से, आमिर साहब की जानिब से कि उन्होंने ये प्रोजेक्ट को लॉन्च कराया। और जिस तरीके से मैं खुद संडे को वहाँ पर मौजूद थी और मैंने वहाँ पर खुद विजिट भी किया और जिस तरीके से आपने इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया था वो बहुत ही ज़्यादा कोई मेगा इवेंट था लोगों के लिए और लोगों की बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद थी। और जिस तरीके से मैं वहाँ पर देख रही थी कि बुकिंग का सिलसिला बहुत तेज़ी से जारी था, सुबह से लेकर शाम हो गई थी, लोगों की बड़ी तादाद वहाँ पर आ रही थी। तो किस तरीके का फीडबैक आपको मिला उस ओपनिंग सेरेमनी के अंदर? हमारे पास जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी उससे ज्यादा अच्छा फीडबैक मिला और अब हमने अप्रोच करना शुरू किया है। मजीद बिल्डर्स को भी हम चाहते हैं कि मजीद बिल्डर्स भी आगे आए और जो तैयार प्रोजेक्ट्स हैं, जो एक इनिशिएटिव लिया है थारा ग्रुप ने, इसको बाकी लोग भी आगे बढ़ के हमारे साथ मिलें और अपने प्रोजेक्ट्स को तैयार प्रोजेक्ट्स को दें। पैसा तो कमाते रहते हैं, बिजनेस तो होता है, थोड़ा बहुत कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत भी काम करना चाहिए लोगों को। और मुझे यकीन है कि बहुत सारे लोगों की अच्छी ख्वाहिश होगी कि वो भी आए, पार्टिसिपेट करें। तो मेरे ख्याल है आपके इस चैनल के थ्रू ये मैसेज उन बिल्डर्स के लिए भी है कि जो लोग इसी तरह से जिस तरह थारा ग्रुप ने ANI के साथ इनिशिएटिव लिया है और आवाम को एक आसान के साथ में घर दे रहे हैं और पहले दिन कब्जा मिल रहा है और फिर बाकी वो पैसा अपने घर में रहते पैदा कर रहा है, इसी तरह से कोई हमारे साथ मिलकर करना चाहता है अपने प्रोजेक्ट को तो जरूर हमसे कांटेक्ट करे, ANI से रब्ता करे और हमारे साथ मिलकर अपने प्रोजेक्ट को भी लॉन्च करे ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उनके घर का ख्वाब जो है, ख्वाहिश जो है वो पूरी कर सकें लोग अपनी। अच्छा अदनान साहब, जैसे कि आपने बताया कि दीगर बिल्डर्स को भी आपने दावत दे दी है कि वो भी हमारे साथ आके काम करें और इस तरीके के काम में हमारा साथ दें, बहुत अच्छी बात है। और जिस तरीके से मैं देख रही हूँ कि आपकी और थारा ग्रुप की कोलैबोरेशन भी बड़ी स्ट्रॉन्ग साबित हो रही है और जिस तरीके से मार्केट के अंदर आप लोगों ने लॉन्च किए हैं तमाम चीज़ों को, प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया है, तो उसका भी बड़ा स्ट्रॉन्ग फीडबैक आपके पास आ रहा है। अच्छा, इस तरह से जो आप लोग 15% की अदायगी पर पोजेशन दे रहे हैं उसके हवाले से
से ज़रा थोड़ा सी डिटेल्स दे दें हमारे व्यूवर्स को कि कितने ईयर्स का प्लान आप लोग मुतारिफ करवा रहे हैं। देखिए, ये जो अपार्टमेंट है मेरे पास 2 कमरे, 3 कमरे, 4 और 5 कमरों के अपार्टमेंट्स हैं तैयार, और प्राइस अपार्टमेंट की कुल कीमत जो है वो 30 लाख रुपए से 70 लाख रुपए तक की है। तो जो भी आप अपार्टमेंट चूज करते हैं उसकी 15% आपको पेमेंट देनी है बुकिंग पे, और बाकी पैसे आपको 15% पोजीशन दे देते हैं हम। पोजीशन के बाद बाकी पैसे अपने ही घर में रहते हुए आपने 5 साल से 7 साल की किस्तों पे देना है। वो आपकी अपनी चॉइस के ऊपर होता है कस्टमर की कि वो किस तरह से अपना पेमेंट प्लान बनाता है। एक पेमेंट प्लान है जो हमने खुद डिजाइन किया हुआ है, लेकिन उसके अंदर भी हमने बहुत रिलैक्सेशन दी हुई है। अगर किसी को उस पेमेंट प्लान में कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है कि वो मंथली ज्यादा लगती है, या कोई उसके अंदर हाफ ईयरली पेमेंट है, कोई बलून पेमेंट आ रही है, उसको भी चेंज करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। वो भी कस्टमाइज अपने हिसाब से प्लान बना सकता है। उसमें 7 ईयर्स में पेमेंट करनी है, मैक्सिमम 7 ईयर्स का प्लान है। और ये जो रेट है, ये रेट बड़े मुनासिब है। यहाँ पर आप ऑफ प्लान पे कोई बिल्डर के पास बुकिंग कराते हैं तो वो किस्तें भी दे रहे होते हैं, और साथ में जिस घर पे किराए पे रह रहे हैं वो किराया भी दे रहे होते हैं। तो यहाँ पे इस स्कीम के तहत आपको किस्तें तो देनी है, लेकिन वो जो किराया देते थे वो अमाउंट बच जाती है, उस अमाउंट की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है अदनान साहब, अब ये जिस तरीके से आपने मैं जब आपके पास संडे को आई थी तो आपने मुझे बताया था कि ऑलमोस्ट जो है वो यूनिट्स आपके सेल आउट हो चुके हैं। अब मज़ीद आपके कितने यूनिट्स रह गए हैं, हमारे व्यूवर्स को बता दें जो देख रहे हैं, जो वहाँ पर आना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, यूनिट्स को ख़रीदना चाहते हैं, आप उनको डिटेल्स से दें। जाने के अंदर जो ये 2 प्रोजेक्ट्स थे, इन 2 प्रोजेक्ट में भी हमारे पास 100+ यूनिट है। हमारे पास कोई 400+ यूनिट थे जिसमें 700 यूनिट्स रह गए। इसके बाद फिर अगला म्यांमार में प्रोजेक्ट्स हैं, उसकी लॉन्चिंग की तैयारी है, वो भी तारा ग्रुप ने ही हमें दिया है, तारा ग्रुप के साथ मिलकर करेंगे। और उसके बाद इसी दौरान अगर कोई और प्रोजेक्ट हमारे पास ऐड ऑन होता है, कोई और बिल्डर हमारे साथ आगे बढ़ता है, कोई हमारे साथ पार्टिसिपेट करता है तो वो जरूर ऐड होता है। अभी फिलहाल तारा ग्रुप के जो 2 प्रोजेक्ट्स हैं इसके ऊपर हमारे पास 100+ यूनिट्स हैं अभी। ठीक है अदनान साहब, जैसे कि आपके प्रोजेक्ट के हवाले से मुझे पता चला कि 15% पर आप पोजीशन दे रहे हैं, कि 15% अदायगी के ऊपर आपने जो है कहा कि चाबी आप अपने साथ लेकर जाएं 1 हफ्ते बाद, और चाबी आपको मिल जाएगी। और जितने भी लोग जो मिडिल क्लास तबका है या लोअर क्लास तबका है वो ये अपना घर बना सकता है इस दौर के अंदर। ये इनिशिएटिव को लेकर आपने जो है वो आइडियाज़ बिल्ड किया और इस तरीके से आप आगे निकले। लेकिन अब जो मैं देख रही हूँ कि लोगों का इंटरेस्ट जो है वो बड़ा तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके की नोयत के आप प्रोजेक्ट लेकर आए वो बहुत ही ज़्यादा कम मार्केट में देखने में आते हैं, बल्कि देखने में ही नहीं आया। मैं तो ये पहला प्रोजेक्ट देख रही हूँ जो कि फौरन जो है वो पोजीशन दे रहा है, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कराची जैसे शहर में जहाँ चीजें इतने सारे शॉर्टेज है हाउसेस की, और बिल्डर्स हर हफ्ते इतने सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे होते हैं, नए प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे होते हैं, जहाँ पर हाउसिंग की शॉर्टेज है, लोगों को अपने घर हासिल करना बहुत मुश्किल है, चीजें इतनी महंगी हो चुकी हैं। ऐसे में कोई ऑफ प्लान पे कोई चीज देना कोई बिल्डर के लिए, कराची में रहने वालों के लिए तो एक नेमत ही है। और खासकर कराची में जो लोग अपना घर हासिल करना चाहते हैं वो एक हॉबी है, तो वो सोचते हैं, सेविंग करते हैं, पैसे जमा करते हैं, और जिस तरह से रेट जमीनों के बढ़ते हैं तो घरों के रेट बढ़ रहे हैं कराची में, तो जब तक पैसे जमा होते हैं जब तक रेट और चेंजेस हो चुके होते हैं। कल भी मेरे पास एक फैमिली बैठी थी, उन्होंने आप ही का प्रोग्राम देख के अप्रोच किया था कि हमने वो प्रोग्राम देखा तो हमें लगा कि हमारी सुन ली गई है, हम तो तब से पैसे जमा कर रहे थे लेकिन अपना घर नहीं हासिल कर पा रहे थे। तो ये जो स्कीम है ऑफ प्लान के तहत, अभी और कोई बिल्डर तो इसमें देता नहीं है कि पहले कब्जा दे दे उसके बाद इंस्टॉलमेंट पे पेमेंट देता रहे। ये भी इनिशिएटिव हम आके देखते हैं और कितने लोग इसमें बढ़ते हैं। तो जरूरी नहीं है एक साथ मिलकर ही इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाया जा सकता है। अपने तौर पर भी कोई करना चाहे बिल्डर स्कीम लॉन्च करे, अपने प्रोजेक्ट को दे और लोगों तक पहुंचाए। मकसद सिर्फ आवाम तक उनके घर पहुंच कर हासिल करना है, तो वो चाहे किसी भी जरिए से पहुंचे। अच्छा अदनान साहब, जैसे कि मैं देख रही हूँ कि आप 15% के ऊपर पोजेशन दे रहे हैं, और पोजेशन के साथ साथ जिन लोगों ने आपके पास जो है बुकिंग करा ली है और जो लोग बुकिंग कराना चाहते हैं वो ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि आप जो है 15% पे पोजेशन तो दे रहे हैं, लेकिन जो आपके तैयार अपार्टमेंट्स हैं वो कब तक आपके फर्निश हो जाएंगे और कब तक जो है लोगों के हैंड ओवर हो जाएंगे? हमारे पास सुचारू में जो 2 प्रोजेक्ट्स हैं, एक जो टाइम स्क्वायर है उसके अंदर तो हम विद इन वीक अपार्टमेंट की चाबी दे देते हैं। जिस दिन हम बुकिंग की अमाउंट लेते हैं उस दिन हम चाबी देते हैं। अच्छा। जो दूसरा प्रोजेक्ट है टाइम रेजिडेंसी,
उसमें हम 4 मंथ का टाइम है, उसमें चूंकि अभी कनेक्शन गैस की लाइन लग रही है, गैस का कनेक्शन ऑन हो रहा है, तो वो 4 मंथ में पोजीशन देंगे। तो हम इंस्टॉलमेंट में हम जो बुकिंग जो है वो भी हम 4 मंथ में लेते हैं कि आप 15% पेमेंट करो और चाबी लोन से। ठीक है, यानी आप पेमेंट के फौरन ही आप जो है वो चाबी पकड़ा रहे हैं कि आप जाकर वहाँ पर शिफ्टिंग कर सकते हैं। अच्छा, इन फ्यूचर क्या प्लानिंग है, क्या सोच रहे हैं इन फ्यूचर, ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करने जा रहे हैं कि आगे जो है लोगों की और मदद की जा सके? अगर आप हाउसिंग की बात करें तो कराची में इस वक्त हमारा स्कीम 45 में एक प्रोजेक्ट चल रहा है, जहाँ पर उधर भी हमने लो कॉस्ट हाउसेज लॉन्च किए हैं। उसके अंदर हमने 35 लाख में 100 स्क्वायर यार्ड का ऑफ प्लान के ऊपर घर दे रहे हैं तैयार। उसमें 50 लाख रुपए में हम 120 स्क्वायर यार्ड का हाउस दे रहे हैं, वो भी तैयार है। उसके अलावा मेमार में प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, सुरजानी के अंदर और प्लॉट्स के प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन वो ऑफ प्लान पे है। इस प्रोजेक्ट को हम ज्यादा हाईलाइट इसलिए कर रहे हैं कि ये बिल्कुल जो मेरा पाकिस्तान मेरा घर जो स्कीम थी गवर्नमेंट की, हमने उसी के साथ रिलेट किया और उसी तरह की एक प्रोडक्ट लॉन्च किया। इसके अलावा एंडाई के पास डिफरेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट डिफरेंट एरियाज के अंदर हैं, और एंडाई सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर में नहीं है, एंडाई के अपना स्कूल है हमारा, कैंट स्कूलिंग सिस्टम के नाम से। हमारे पास हमारे और डिफरेंट बिजनेसेस हैं, हमारे पास शेयर्ड ऑफिस का एक स्पेस है, एक कनेक्ट के नाम से फ्लोर है पूरा, उधर भी आप आ चुकी हैं, आपने देखा है वो फ्लोर भी। और इसके अलावा हमारा अपना जौहर में बड़ा हाई स्टैंडर्ड का एक ब्यूटी स्टेशन है, ब्यूटी स्टेशन के नाम से। तो काम तो एंडाई के बहुत सारे हैं, रियल एस्टेट में फिलहाल हमारे पास ये प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है अदनान साहब, जिस तरीके से हमें डिटेल्स दे रहे थे, अदनान साहब हमारे साथ ही रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाऊंगी, ब्रेक से वापस आऊंगी, इसी तरीके से गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। वेलकम बैक नाज़रीन, मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे ANI ग्रुप ऑफ कंपनीज और थारा ग्रुप ऑफ कंपनीज के इश्तराक से जो प्रोजेक्ट बनाया गया है उस पर बात कर रहे थे कि जिस तरीके से आवाम को फैसिलिटेट किया जा रहा है, जिस तरीके से गरीब तबके के लिए सोच कर ये प्रोजेक्ट लाया जा रहा है, उसी के ऊपर हम बात कर रहे थे। और आज प्रोग्राम में ये मौजू रखने का मकसद सिर्फ ये है कि जो लोग हमें देख रहे हैं और जो लोग अपना घर बनाना चाहते हैं इस दौर के अंदर, उनके लिए बहुत आसानी हो गई है, क्योंकि सिर्फ 15% अदायगी के ऊपर आप कब्जा हासिल कर सकते हैं। घर की चाबी आपके हाथ में होगी। तैयार अपार्टमेंट्स वहां पर मौजूद हैं और थारा ग्रुप ऑफ कंपनीज और ANI ग्रुप ऑफ कंपनीज के इश्तराक से ये प्रोजेक्ट बनाया गया है। ये दोनों कंपनीज ने मिलकर जो है ये प्रोजेक्ट गरीब आवाम के लिए बनाया। जो लोअर क्लास है, मिडिल क्लास तबका है, वो बासानी अपना घर आज के दौर में बना सकते हैं। हमारे साथ लाइन पर अदनान साहब मौजूद है, जो कि डायरेक्टर है ANI ग्रुप के। अदनान साहब, आपको एक बार फिर वेलकम करूंगी और यही सवाल आपसे दोहराऊंगी कि जिस तरीके से आपने कहा कि 15% अदायगी के ऊपर आप पोजीशन दे रहे हैं, तो ये जो पेमेंट करनी है ये बैंक के थ्रू आउट पेमेंट होगी या डायरेक्ट आपको पेमेंट होगी? ये मैंने आपको जैसे बताया कि ज्यादातर वो लोग हैं जो बहुत ज्यादा बैंकिंग सिस्टम से फेमिलियर नहीं है या यूज टू नहीं है, लेकिन फिर भी हर तरह की पेमेंट अगर आप बैंक के जरिए पेमेंट करनी है बैंक के जरिए पेमेंट करें, और मतलब चेक्स है, पे ऑर्डर है, ये भी हम कर सकते हैं। और जो उसके बदले में आपको ऑफिशियल रिसिप्ट मिलती है, जो भी हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो देखे। और ये ऑफिस हमारे पास साइट ऑफिस में भी मौजूद है, फाइनेंस के डिपार्टमेंट, और थारा ऑफिस में या एंडाई के हेड ऑफिस में, ये तीनों जगह पर ये ट्रांजेक्शन हो सकती है। ठीक है। अच्छा अदनान साहब, इससे पहले मेरी जब आपसे बात हो रही थी तो आपने कहा कि जो भी बिल्डर्स को आप दावत दे रहे थे कि दीगर बिल्डर्स भी जो है वो आपके इस मार्केट में आएँ और आपका साथ दें, और इस तरीके से अगर कोई बिल्डर आपको प्रोजेक्ट जो है सेल आउट करना चाह रहा है और उसके तैयार अपार्टमेंट्स हैं, वो आप लोग के साथ मिलकर काम करना चाह रहा है, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा? हमारी लाइन ड्रॉप हो गई है शबीर भाई। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से ANI ग्रुप और थारा ग्रुप ऑफ कंपनीज आजकल के दौर के अंदर जहां पर आवाम को अपना घर मैसर नहीं होता, इस कोविड की सिचुएशन में, पैंडमिक की सिचुएशन में जो आवाम जो है इस वक्त मौजूद है और जिस तरीके से वो सफ़र कर रही है और जिस तरीके से देख रही है डे बाय डे जो है वो खुद खा ले बहुत बड़ी गनीमत है और किराए के घरों में धक्के भी खा रहे होते हैं। ऐसी सूरत हाल के अंदर जो ये प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं थारा ग्रुप ऑफ कंपनीज और ANI ग्रुप ऑफ कंपनीज, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कोई शख्स अगर किराए पे, कोई फैमिली किराए पे रह रही है और वो उसका किराया दे रही है, वो किराया तो उसका ज़ाया जा रहा है, ठीक है। और ये जो पोजीशन दे रहे हैं और पोजीशन पे जो ये किराए की अमाउंट दे रहे हैं, उस अमाउंट में 6-7 साल बाद उनका घर ज़ाती हो जाएगा। कितनी अच्छी बात है। बिल्कुल। तो ये सबसे बेहतरीन अच्छा फार्मूला इस वक्त पाकिस्तान में जो
इमरान खान स्कीम पे ये काम कर रहे हैं वो अच्छा काम है। और एक आदमी जो है जो घर नहीं ले सकता और किराए पे रह रहा है और उसका अपना घर का खर्चा चलाना मुश्किल होता है, किराया भरना मुश्किल होता है, उसके लिए बहुत अच्छा है इन्होंने इकदाम किया है और मैं अप्रिशिएट करता हूँ इनके इकदाम को। और अल्लाह करे ये आवाम की खिदमत करने में कामयाब हो जाएं। और इनको जो असल जो मामलात जो आएंगे ना वो ये है कि जिनको ये किराए पे मतलब घर देंगे वो इंस्टॉलमेंट अगर नहीं भर सके तो फिर उनके साथ क्या होगा, ये भी जी ये सवाल मैं ज़रूर करूंगी आपका। अदनान साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी अदनान साहब, जैसा कि शबीर भाई भी कह रहे हैं और जिस तरीके से अमूमन लोगों के दिमाग में भी ये सवाल आता है, क्योंकि जिस तरीके की पैंडेमिक की सिचुएशन आप देख रहे हैं, कोरोना की सूरत हाल भी है, ऐसे में लोग अपना घर बहुत मुश्किल से चला रहे हैं और इस तरह से इंस्टॉलमेंट्स को पे करना, कुछ लोग अगर 2 साल का प्लान ले रहे हैं आपसे और वो 2 साल के अंदर जो है वो इंस्टॉलमेंट्स को ना पे कर पाए, तो उनके लिए कोई पॉलिसी मेंटेन की है आप लोगों ने? देखिए, मकसद तो लोगों को अपना घर देना है और जाहिर सी बात है उसकी एक कॉस्ट है, वो कॉस्ट तो पे करनी होती है। लेकिन चूंकि इसमें बहुत ज्यादा कोई कमर्शियल इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है, ना ही थारा ग्रुप का ना ही A&I का, तो हम इसको कहीं पे अगर कोई क्लाइंट कहीं पे प्रॉब्लम आती है, कोई 1-2 महीने वो नहीं दे पाता, इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पाता, या आगे चल के कोई ऐसी सिचुएशन होती है जब शहर बंद हो जाता है, लोगों को रोजगार नहीं है, लोगों के पास सब मुश्किल आती है, तो हम इसके ऊपर हमने एक पॉलिसी पहले दिन आमिर थारा साहब के साथ बैठ के एक डिजाइन कर ली कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है और कोई कस्टमर कोई जो अलॉटी है वो पैसे ना दे पाए, कभी 1-2 महीने उसके साथ कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसका क्या तरीकेकार होगा, उस पर भी बड़ा क्लियर स्टेटमेंट है थारा ग्रुप का कि इसके अंदर जो हम अपार्टमेंट की मद में कैपिटल अमाउंट ली जा रही है उसके अंदर कोई डिटेक्शन नहीं होगी। पहले तो कैंसिलेशन कुछ नहीं है, अगर आप 2-4 महीने आप नहीं दे पाते इंस्टॉलमेंट तो कैंसिल नहीं होगा अपार्टमेंट आपका। अच्छा। हाँ, कोई क्लाइंट कोई कस्टमर बोलता है कि मुझे अब विड्रॉ करना है, मैं आगे भी कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, तो फिर उस सूरत में उसके जितना उसने कैपिटल अमाउंट पे किया है इंस्टॉलमेंट की मद में वो 100% उसको वापस मिल जाएगा। ओके, यहाँ कोई डिटेक्शन नहीं होगी। मतलब ये नॉर्मली बिल्डर कैपिटल में 20 कि आप अगर कोई वापस करवाना चाह रहा है तो आप उसको पेमेंट भी वापस कर देंगे कि उसने कहा कि अगर मैं ये प्लान पूरा नहीं कर पा रहा या मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर सकता तो आप उसकी पेमेंट भी वापस कर रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त इक़दाम है, बहुत ज़्यादा, कि जिस तरीके से आपकी पॉलिसीज़ मैं सुनती जा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉलिसीज़ है जो कि आज तक मैंने नहीं देखी हैं। अच्छा अदनान साहब, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि आप लोग कह रहे हैं कि 30 लाख और 70 लाख की अदायगी जो हो रही है, तो इसमें बैंक का भी मार्कअप शामिल है या पूरी अमाउंट टोटल यही है? देखिए, बैंक का इसमें बैंक तो इन्वॉल्व ही नहीं है, तो बैंक का मार्कअप भी इन्वॉल्व नहीं है इसके अंदर, क्योंकि इसमें कोई पैसा भी बैंक से नहीं लिया जा रहा। ऐसा नहीं है कि क्लाइंट के बिहाफ पे बिल्डर बैंक से फाइनेंस करवा रहा है इसको, इसके अंदर कहीं पे भी बैंक का कोई शामिल नहीं है। तो ये जो पैसे हैं मार्केट में आज कोई, अगर आप यही अपार्टमेंट हमसे कोई आता है, कोई क्लाइंट कैश पे लेता है, 100% कैश पेमेंट करता है, तो इस पे ऑफकोर्स उसको 5 to 10% डिस्काउंट मिलता है। तो लेकिन ये जो फॉर्मूला जो बनाया गया है, जिस तरह से जो बैंकिंग में है, जो अभी मेरा पाकिस्तान मेरा घर के तहत जो सब्सिडी दी हुई है गवर्नमेंट ने, उसके बावजूद भी बैंक में पहले 5 साल जो है वो 5% है, नेक्स्ट 5 ईयर जो है वो 7% है, और उसके बाद 7% प्लस टाइबोर भी ऐड हो रहा है उसके ऊपर। तो हम जो इंस्टॉलमेंट डिजाइन करते हैं, क्लाइंट को पहले दिन पता होता है उसके कि उसने पहले ये साल में क्या इंस्टॉलमेंट देनी है, नेक्स्ट ईयर क्या देनी है, उसको 7 साल तक का पूरा अमाउंट फिक्स पता होता है। ये जो अमाउंट हम बताते हैं इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते कि ये 70 लाख के ऊपर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस लगने हैं, इंटरेस्ट लगना है या इस पे कोई रेंट लगना है इस्लामिक शुरू, ये सब चीजें इसके अंदर शामिल है। ये नेट अमाउंट है जो कस्टमर ने पे करना है, और सबसे बड़ी बात इसके अंदर यूटिलिटी चार्जेस शामिल है, जिसमें बिजली, पानी, गैस, ऐसे बिल्डर एक अपार्टमेंट में एक बेचता है, एक रेट अनाउंस करता है, और जब लोग बुक करा लेते हैं उसके बाद उसके अंदर चार्जेस लगना शुरू होते हैं, डेवलपमेंट के, डॉक्यूमेंटेशन के, यूटिलिटीज के। ये जो हमारे जो रेट्स हैं इसके ऊपर तमाम यूटिलिटीज शामिल हैं। सिर्फ जब उस क्लाइंट की पूरी पेमेंट होगी तो वो लीज के पैसे देगा, और वो लीज सब लीज मिलेगी उसको। मतलब यूटिलिटी चार्जेस सब बेहतरीन तरीके से अदनान साहब आप काम कर रहे हैं, और यूटिलिटीज के चार्जेस भी उसमें इन्वॉल्व किए हुए हैं, प्लस कोई बैंक मार्कअप भी नहीं है, और पूरी अमाउंट के साथ ही आप जो है चाबी हैंड ओवर कर रहे हैं। अदनान साहब, इस पर तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट कहूँगी, और आगे ब्लेसिंग्स भी यही हैं आपके लिए कि जो आप आगे प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं वो भी आपके लिए बड़ी कामयाबी का बाइस बने। अच्छा अदनान साहब, जो हमारे व्यूवर्स देखे हैं, लास्ट उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैंने पहले भी मैसेज यही दिया लोगों को कि यहाँ कराची में जो लोग अपना घर हासिल करना चाहते हैं, आसान नहीं है कराची में अपना घर हासिल करना, वो भी किस्तों पे,
जिनके पास यकमुश्त अदायगी के पैसे ना हो, किस्तों पे हासिल करना चाहे उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल है। ऐसे में ये जो इनिशिएटिव लिया है A&I ग्रुप और थारा ग्रुप ने, तो जल्द से जल्द हमारे जो कॉल सेंटर के नंबर्स चल रहे हैं इन पर रब्ता करें और अपना अपार्टमेंट बुक करें, चूंकि यूनिट्स बहुत कम है और टाइम बहुत कम है। अच्छा तान साहब, आपके नंबर्स एक्टिव हैं, आपकी टीम एक्टिव बैठी है इन नंबर्स के ऊपर? ये नंबर हमारे पास सुबह 9 बजे से रात 12 बजे तक एक्टिव रहते हैं और क्लाइंट इस पे सारी इन्फॉर्मेशन ले सकता है, अपने विजिट्स प्लान कर सकता है, इसके ऊपर कोई कस्टमाइज प्लान बनाना है वो बात कर सकता है, इसमें अपनी हर रिक्वायरमेंट हमारे डायरेक्टर हैं A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज के। और जिस तरीके से मैं बात करी थी, और शबीर भाई आपका भी बहुत सारा शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के अंदर हमें वक्त दिया। नाज़रीन, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज और थारा ग्रुप ऑफ कंपनीज की जानिब से जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, इसकी पूरी डिटेल्स मैंने आपको दी हैं, लेकिन एक डॉक्यूमेंट्री भी इसकी तैयार की गई है, वो डॉक्यूमेंट्री भी आप देखें क्योंकि प्रोग्राम का वक्त तो ख़त्म हुआ जाता है। और इसी तरीके से मैंने जिस तरीके से बातें आपको बताई हैं इस प्रोजेक्ट के हवाले से, वो आप डॉक्यूमेंट्री में ज़रूर देख सकते हैं। हाँ भाई, पिछले साल तो तुम्हारी सुन ली, पर इस साल तुम्हें मेरी सुननी पड़ेगी। इस दफा 10% किराया बढ़ेगा। अगर कम पैसों में चाहिए, इतना बड़ा शहर है, जाओ जाके घर देख लो। जी मैं कल आता हूँ आपसे मिलने। मैं इंतजार करूंगा। जिंदगी में जब दरवाजे बंद हो जाते हैं ना, तो कुछ ख्वाहिशें जरूरत बन जाती हैं, जैसे कि अपने घर की जरूरत। बाजी, ये नए डिजाइन के कपड़े पड़ोस की तमाम औरतों ने लिए। मैं तो कहती हूँ एक दो आप भी ले लें। अपने घर की चाह में सालों हिम्मत करते करते पता ही नहीं चलता कि हमारे प्यारों की खुशियां कहाँ पीछे रह गई हैं। वो क्या है ना कि इस महीने पहले ही बहुत खर्चा हो गया, फिर कभी सही। आप भी ना बाजी। मैंने अपने पापा से कहा था मुझे न्यू डॉल दिलाते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं दिलाई। शायद उनके पास पैसे नहीं होंगे, जब उनके पास पैसे आ जाएंगे तो दिला देंगे। और उस जरूरत की कुर्बानी वो अपने भी देते हैं जिन्हें उस जरूरत की खबर तक नहीं होती। कितने पैसे जमा कर लिए आपने अपने घर के लिए? हम कब तक अपनी ख्वाहिशात को मारते रहेंगे? 1 साल, 2 साल, या फिर अपने प्यारों की खुशियों को तो हम पता नहीं पीछे कहीं छोड़ा है। शायद उनके पास पैसे नहीं होंगे। मुझे एक हल मिल गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? हेलो, सब ठीक तो है ना? बस वही घर के खर्चे जिनकी वजह से बच्चों की ख्वाहिशों को भी मानना पड़ता है। मेरे पास एक स्कीम है। वो क्या? A&I और थारा ग्रुप लाया है एक आसान स्कीम ऑफर, जिसमें आप अपने घर में रहते हुए अपना घर बना सकते हैं। वाकई? और बाकी की अदायगी हम अपने घर में रहते हुए आसानी से कर सकते हैं। कराची में रहते हुए अपना घर करना मुश्किल है। अब जो पैसे हम किराए में देते थे, अपने घर में देंगे। ये बताओ तुम्हारी डॉल कितने की थी? तो फिर चले कल बुकिंग कराने। अब आप सेविंग छोड़े और शिफ्टिंग की तैयारी करें। अब अपने लीज अपार्टमेंट के मालिक बने, वो भी सिर्फ 15% अदायगी पर। 4K चौरंगी से करीब सरजानी टाउन की प्राइम लोकेशन पर थारा ग्रुप एंड A&I ग्रुप पेश करते हैं आपके लिए 2, 3 और 4 कमरों के लग्जरी अपार्टमेंट्स। बुकिंग 4,51,000 से, माहाना किस्त 15,000 से, वो भी अपने घर में रहते हुए अदा करें। फॉर बुकिंग एंड डिटेल्स कॉन्टैक्ट 0311 122 2647 0311 164 3626। सेविंग छोड़ो, शिफ्टिंग करो। A project of Thara Group. Exclusive marketing by A&I Group.